नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंदिर ट्रस्ट ने आजीविका मिशन स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे लड्डुओं पर उठाया सवाल। मंदिर से लड्डुओं की दुकान हटाने के लिए की गई कलेक्टर से शिकायत। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय का आरोप, स्व सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं अमानक लड्डू में आती है अजीब सी महक। लड्डुओं की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालुओं ने की है ट्रस्ट से शिकायतें। स्व सहायता समूह की महिलाएं मंदिर का मोनू लगा कर बेच रही हैं अमानक लड्डू, जबकि लड्डू बनाने वाली समिति समूह की महिलाओं ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हम लोग शुद्ध घी, साफ एवं सफाई के साथ लड्डू बनाते हैं। ये आपका जो लड्डू सलकमपुर मंदिर में स्टॉल लगता था, जिसके लिए ट्रस्ट अध्यक्ष ने कलेक्टर को प्रस्ताव पारित करके दिया है कि इस स्टॉल को बंद करना चाहिए, लड्डू महक आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है, हमारे लड्डू के विषय में जो भी कहा जा रहा है वो सारी गलत भावनाएं हैं। गलत उससे कहा जा रहा है। हमारे लड्डू में ऐसी कोई महक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। मैं भी उस दिन कलेक्टर साहब से मिलने गई थी, उस दिन भी मेरे को 2-4 श्रद्धालु मिले। उन्होंने मेरे लड्डू के बारे में पूछा कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर पे लड्डू बिकते थे, आजकल कहाँ है, ये चीजें पूछी गई। सर वो कह रहे थे हमको लड्डू चाहिए थे, और लड्डू हमको नहीं मिल पाए। तो आपको अभी ट्रस्ट समिति की तरफ से कुछ हटाया गया है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया। सिर्फ अध्यक्ष साहब ने मुँह से मुखाग्र से हमको बताया गया है कि यहाँ स्टॉल ना लगाया जाए। तो आपने कब स्टॉल शुरू किया था और किसकी अनुशंसा पे स्टॉल? 10/7/2021 को ये स्टॉल शुरू किया था, जब हमारी नवरात्रि थी। उस समय किसके द्वारा शुरू हुआ था? मुख्यमंत्री सर कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह भैया थे, जिनके द्वारा हमको वहाँ पर काउंटर दिया गया था। और यहाँ पर जब हमने लड्डू बनाना स्टार्ट किया था, तो हमारे सीएम भैया ने हमको यहाँ पर उद्घाटन कर गए थे। तो आपका साल भर में क्या एवरेज आता था? लड्डू कितने का बेच देते थे आप? 12 से 13 कुंटल बेच देते हैं। कितने कीमत के हो जाते हैं लड्डू वो? सर वो हो जाते हैं 12 से 13 लाख रुपए तक। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आपका स्टॉल हटेगा तो फिर? मैं ये कहते चाहती हूँ, जो मेरी 25-30 दीदियाँ बेरोजगार हुई हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए और हमारा लड्डू फिर से वहीं शुरू किया जाए। लेकिन मेरे यहाँ पर वो दीदियाँ हैं जिनके पति नहीं है, जो बेचारी घर पे अकेली हैं, जो मजदूरी करती हैं। जब हमको सीएम भैया ने कहा कि मजदूरी बंद करी जाए, हर दीदी को लखपति बनाया जाए, तो आज हमको ये बेरोजगार क्यों करा जा रहा है? भाई साहब, ये आदेश है आपसे यहाँ से निकला है कि यहाँ पे प्रसादम केंद्र था ये सहायता समूह के लड्डुओं वाला, उसमें क्या है मामला? आदेश नहीं निकला। हमने प्रशासन से निवेदन किया है, माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से, कि स्वसहायता समूह के नाम से जो मंदिर का मोनो लगा के जो संस्था लड्डू बेच रही है, उसके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। और मंदिर का चूंकि नाम जा रहा है, कल यदि किसी प्रकार की क्वालिटी मिस्टेक आती है तो मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही बनेगी। इसलिए हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं है, तो जे यहाँ से जो बेच रहे थे वो कांग्रेस के से उस समय में इन लोगों को यहाँ बिठा दिया था। अब मंदिर में चूंकि पूरा रिनोवेशन हो रहा, टूट फूट हो रही, बैठने की कहीं जगह नहीं है, वो हर कहीं बैठे और मंदिर के नाम से लड्डू बेचे। तो इस पे हमें आपत्ति है। ट्रस्ट समिति ने प्रस्ताव पास करके और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन्हें अन्यत्र कहीं जगह दी जाए और मंदिर का मोनो हमारे नाम का इसमें हटवाया जाए। क्योंकि कई दर्शनार्थियों ने हमसे कई बार शिकायत की है कि आपके यहाँ जो लड्डू का प्रसाद बट रहा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, हमें कई बार इसमें हल्की महक जैसी कुछ ऐसी आती है स्मेल, तो जो ठीक अनुभव नहीं होती। तो हमने कहा हम भैया इन्हें हटवाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रशासन के लिए लिखा है। किसान एवं कृषि कल्याण मंत्री एनएल सिंह कंसाना का बयान। दिग्विजय सिंह के खात पर आरोप लगाने वाले बयान पर किया पलटवार। दिग्विजय सिंह के सभी आरोप हैं निराधार, कृषि मंत्री कंसाना। दिग्विजय सिंह के सभी आरोप निराधार, कृषि मंत्री कंसाना। खाद में कहीं नहीं हो रही है कालाबाजारी, यदि प्रदेश में कालाबाजारी हुई तो सबूत दे दिग्विजय सिंह। सरकारी एजेंसी ही खाद से संबंधित काम कर रही है, किसानों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं है। खाद बीज को लेकर कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है। खाद बीज को लेकर हमारी पूरी प्रदेश पर नजर है, सरकार कर रही निगरानी। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं, कहीं भी 1% भी कालाबाजारी हुई तो हो सख्त कार्रवाई। जो उद्योगपतियों की जो मेली लग रही है, उद्योगपतियों को जो आमंत्रित कर रहे हैं, उससे एक तो हमारे संभाग वाइज जो मेले लगे, अभी हमारे ग्वालियर में था,
वहाँ हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ, आज हमारे सागर में है। निश्चित तौर पे उनकी जो मंशा है बहुत अच्छी मंशा है। जो हमारे नौजवान हैं इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और जो हमारे संभाग वाइज उद्योग खुलेंगे और तो इनमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो हमारे नौजवान जो आज गलत रास्ते पर भटक जाते हैं पढ़ लिख के, वो गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और हमारी सरकार उनको मान सम्मान के साथ रोजगार दिलाएगी। रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है सोयाबीन, और उस निर्धारण के समय जो किया है उससे हम खरीद करेंगे। और अभी 300 रुपये बढ़ाई है, और क्या कितना बढ़ा दे सरकार, और दोनों सरकारों की हमारी सहमति हमने आज लिख के भेजा और हमें दूसरे दिन ही वहाँ से केंद्र सरकार से सहमति मिल गई। और ये किसान संघ वगैरह को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कहीं थोड़ी बहुत तो कोई आपत्ति है तो हमारे कांग्रेस के मित्रों से। ये हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ किसानों को बरगला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके बरगलाने में ना आए, अपने हिसाब से काम करें। और हमारे देश की और प्रदेश की दोनों ही सरकारें किसान हितैषी सरकार हैं। जरा भी किसान को कहीं छींक आती है तो हमारी देश और प्रदेश की सरकार तुरंत संज्ञान लेती है और छींक का इलाज करती है। हम किसानों के हित में हमेशा रहे हैं और किसानों के हित में दोनों ही सरकार रहेगी। सर, मुख्यमंत्री की खाद जो है उस पर कालाबाजारी सरकार करा रही, कमीशन सब ले रहे हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है निराधार है। कोई खाद में कालाबाजारी नहीं हो रही, और उनको अगर पार्टिकुलर कहीं कोई कालाबाजारी दिख रही है, उनको कोई सूचना मिली है तो वो पार्टिकुलर हमें लिख के दे दें, ताकि हम जांच कराएं। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि उतनी आपूर्ति में खाद नहीं आती, लगभग 8 लाख टन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मात्र 15 टन तक ही आ पाती है। सरकारी एजेंसियों से खाद नहीं बंटवा रहे प्राइवेट की खाद जो है उस पर कालाबाजारी सरकार करा रही, कमीशन सब ले रहे हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है निराधार है। कोई खाद में कालाबाजारी नहीं हो रही, और उनको अगर पार्टिकुलर कहीं कोई कालाबाजारी दिख रही है, उनको कोई सूचना मिली है तो वो पार्टिकुलर हमें लिख के दे दें, ताकि हम जांच कराएं। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि उतनी आपूर्ति में खाद नहीं आती, लगभग 8 लाख टन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मात्र 15 टन तक ही आ पाती है। सरकारी एजेंसियों से खाद नहीं बंटवा रहे प्राइवेट। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव और भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रमुख जनों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें उज्जैन की सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कांग्रेस के प्रमुख सर्वा राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के 2 अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही हम उज्जैन संभाग में भी विरोध दर्ज कराकर राहुल गांधी पर प्रकरण दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी भारत हिंदुस्तान से बाहर अन्य राष्ट्र में जाने के दौरान मातृभूमि जन्मभूमि भारत तपोस्थली और हिंदुस्तान के आम नागरिक जनों और सनातन संस्कृति पर गलत शब्द शैली में बताते हैं, इसलिए राष्ट्रद्रोही के प्रकरण मामले दर्ज होना चाहिए। जब राहुल गांधी को मातृभूमि जन्मभूमि हिंदुस्तान भारत वंदे मातरम सनातन संस्कृति का ज्ञान और जानकारी बेहतर और अच्छे से नहीं है तो पहले जानना चाहिए और समझना चाहिए कब, कहाँ और कैसे बोलना है, वहीं बताना है। पर राहुल गांधी उनकी जन्मभूमि हिंदुस्तान भारत से बाहर जाने के बाद दूसरे देश में राष्ट्रीय विरोधी शब्द शैली और अंदाज होता है, इसलिए हम विरोध नाराजगी जाहिर कर राष्ट्रद्रोही के मामले दर्ज करवाएंगे राहुल गांधी पर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसके पीछे का हेतु ये कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं और वहां जाके वो भारत के विरोध में जो जहर उगलते हैं, तो अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि राहुल गांधी ये आदतन अपराधी है। ये इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगना चाहिए। पहले ये लंदन में गए, चीन में गए, अमेरिका में अभी गए, और वहां पे इन्होंने जो कहा ये आरक्षण को समाप्त करेंगे,
और भारत में कुछ बोलते हैं। मतभेद, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, राजनीतिक संगठन, लेकिन विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के विरोध में जहर उगलना ये कहाँ तक की बात है। आज देखने में क्या आ रहा है कि इस देश में ये पैदा हुए, इनका परिवार पैदा हुआ, इनको मान सम्मान मिला और ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं और यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करें और ये इनके वंशानुसार बोलते ना, वंश के अनुवाला गुण। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सब भाइयों को मालूम भारत के विरोध में जहर उलगना और अनुसूचित जाति वर्ग के विरोध में विरोध किया जा रहा है। हम आरक्षण तक के हम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा पूरे भारत में का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी आदतन अपराधी है, वो विदेश की धरती पर जाकर भारत की गरिमा को बचाने का काम करते हैं। विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोगों को बातें करते हैं कि यहाँ पैदा हुआ, इनका परिवार यहाँ पैदा हुआ, उनको मान सम्मान जो मिला है वो भारत देश में मिला है, लेकिन उनकी पब्लिसिटी पाने के लिए ये अनगिनत बातें करते हैं। अभी उन्होंने क्या बयान दिया? 7 तक उन्होंने कहा है कि हम भारत में और हम अभी कहाँ पे पकड़ रहे? जो यहाँ पे उज्जैन में भी आप पकड़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में गुरुवार की शाम से लेकर शुक्रवार की सुबह तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। जेल अधीक्षक से लेकर अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस नाटक को लेकर रात भर परेशान रहे। दरअसल आजीवन कारावास का एक कैदी शुक्रवार को जेल के भीतर से अचानक ही गायब हो गया। जेल प्रहरियों ने काफी देर तक उसे तलाश किया। इसके बाद भी जब वे नहीं मिला तो अलर्ट का अलार्म बजाया गया और फिर फरार कैदी की रात भर जेल के अंदर और बाहर तलाश की गई। अधिकारियों को भी शंका हो रही थी कहीं कैदी भाग तो नहीं गया, जिसके बाद रात भर उसकी तलाश की गई और आखिरकार शुक्रवार की सुबह जेल के भीतर झाड़ियों में छिपे कैदी को पकड़ा गया। तब जाकर जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। जेल अधिकारियों ने भी माना कि कैदी फरार होने की जुगत में था, लेकिन अब सफल नहीं हुआ तो वह झाड़ियों में पास रात भर बैठा रहा। जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के कैमोर का रहने वाला आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी रमेश कोल 32 2014 में धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो के अपराध में सजा काट रहा है। गुरुवार की शाम को उन सभी कैदियों की गिनती की जा रही थी। उस दौरान बैरक नंबर 9 में से एक प्रहरी कम मिला। जेल प्रहरियों ने बार बार गिनती की तो पता चला कि रमेश नाम का कैदी बैरक में नहीं है। जानकारी जैसे ही जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो सभी के होश उड़ गए। ऐसा लगने लगा कि वही कैदी रमेश जेल से फरार तो नहीं हो गया। तुरंत ही जेल का अलार्म बजाएगा। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और फिर सभी ने जेल का कोना कोना छान मारा। रात भर तलाश करने के बाद शुक्रवार की सुबह झाड़ी में मिलने के बाद जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। 2014 में रेप के आरोप में सजा काट रहा है कैदी। गुरुवार की रात को गिनती के समय जेल प्रहरियों की आंखों में धूल झोंकते हुए बैरक से गायब हो गया और फिर कैदी और जेल प्रहरियों से छुपाते हुए करीब आधा किलोमीटर दूर नई जेल तक पहुंच गया। यहाँ आने के बाद वह नई घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। एक कैदी नहीं मिल रहा था। ये जानकारी जब जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर को लगी तो वे भी अन्य अधिकारियों के साथ जेल पहुंचे और फिर गायब कैदी की तलाश शुरू कर दी। जेल अधिकारी अच्छे से जानते थे कि रमेश का यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही वजह है कि जेल के भीतर ही जेल प्रहरी उसे तलाश करते रहे। कल एक आरोपी निकल गया था जेल से, क्या घटनाक्रम है पूरा? कल शाम को लॉकअप के समय ये रमेश पिता दद्दी निवासी कटनी लगभग 40 वर्ष उम्र है। ये बंदी है, पूर्व से कभी पेशी में फरार हुआ था। इसको यहाँ भी निगरानी में रखा जाता था और निगरानी में रखा गया और ये अपने सेक्टर से निकल के नई जेल चला गया दूसरे स्थान पे एवं वहाँ पे जाके छिप गया था। जब गिनती हुई फाइनल लॉकअप की तो फिर देखा गया कि एक बंदी कम है। तो जेल अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समस्त अधिकारी ने छानबीन की पूरे नई जेल में। चूँकि अंधेरा हो चुका था रात, तो चारों तरफ पेट्रोलिंग की गई, गार्ड लगाई गई। तो उसके तहत जब जैसे ही सवेरा हुआ तो ये बंदी वहीं झाड़ियों में छिपा हुआ था और वहाँ मिल गया, जिसको सतर्कता से बल लगाया गया, ड्यूटी की गई और तालाब के पास वहाँ नई जेल में जहाँ 7-8 एकड़ ज़मीन खाली है, झाड़ियाँ वगैरह है, उधर इसको जब उजाला होते ही दिन में इसे पकड़ा गया। यह जेल का ही कैंपस कहलाता है, जेल की आउटर वाल के अंदर था।
फरार नहीं हुआ था, लेकिन उसने प्रयास किया फरार होने का, परंतु जेल के कर्मचारियों अधिकारियों की सतर्कता और ड्यूटी जो की गई रात भर पेट्रोलिंग, उसके तहत ये फरार होने में असफल हुआ। किसका आरोपी है ये और कब से बंद है जेल? ये 376 का मुलजिम है, आजीवन कारावास की सज़ा में है, 2013 से है, कटनी निवासी है। जबलपुर के फाइनेंस सुरक्षा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि वे सभी लोग अलग अलग कंपनियों में कलेक्शन का काम करते हैं। वहीं 3 दिन पहले कुकुआ में फाइनेंस कंपनी के राहुल पटेल की किस्त को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं फाइनेंस कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसपी को बताया कि पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं कर्मचारियों के साथ हुई है, जिसकी शिकायत थाने में करने के बावजूद उनका सहयोग नहीं किया जाता, जिसके चलते उनके इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसपी से मांग की है कि अगर वे थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं या सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाए। वहीं ज्ञापन लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि फाइनेंस कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है और सुरक्षा की मांग की गई है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार का सहयोग उन्हें पुलिस से चाहिए होगा तो 24 घंटे पुलिस उनके सहयोग के लिए खड़ी है। जी भैया, ज्ञापन आज जबलपुर शहर में किसी भी कंपनी में जो प्राइवेट युवा नौकरी करता है और वो जितना असुरक्षित है, उसके लिए जबलपुर शहर की हर कंपनी में काम करने वाला युवा सड़क पर निकल कर आया है पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए, जिसमें हम सब लोगों ने आज यहाँ देख रहे हैं 200-400 लोगों की संख्या में है और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। 2 दिन पहले एक बच्चे की हत्या कर दी गई, अभी कल रात को गोरखपुर में एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव को चाकू मार दिया गया। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिनके विरोध में और सुरक्षा की दृष्टि से हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम एसपी साहब से मांग की कि हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है और हमारी कोई शिकायतें हों उसको पुलिस ले और संज्ञानता में लेते हुए हमारी रक्षा करें। जो हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं रहे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और कंपनी पे इतने सारे हुजूम ने जो 24 घंटे में एकत्रित हुए हैं उसका लाभ उसको मिला है। आज 35-37 लाख रुपए कंपनी देने स्वयं वहाँ से आई है और उसके बच्चों की परवरिश और पढ़ाई की बात की गई थी, जो हम सब कंपनियों के अलग अलग जगह से लोग जो हमें एकत्रित हुए हैं वो उसको लाभ दिला रहे हैं। आज एसपी साहब से मुलाकात का हमने समय लिया था, उन्होंने आश्वस्त किया और हमने जो मांग की थी कि ये घटनाएं जो होती है उसका कारण भी यह है कि पुलिस हमको सहयोग नहीं करती है। ऐसी घटनाएं जब भी संज्ञान में आए तो पुलिस हम लोग को सहयोग करे, हमारी शिकायतें लें। आए दिन फोटो वीडियो वायरल होते हैं। हम एक आम कर्मचारी हैं जो अपना जीवन यापन अपनी नौकरी से करता है और सुरक्षित निधि जो एक सैलरी है उसमें जीवन यापन होता है और कोई अवैध पैसे कहीं से मिलते नहीं, ऐसा कार्य होता है। तो पुलिस हमारी भी एक आम आदमी जैसी मदद करे और कोई हमारे आए दिन जो हमारे को प्रहार होते हैं या लोग घेरते हैं या दबाव बनाते हैं उससे हमको मुक्ति मिले और हम सामान्य रूप से जनजीवन जी सकें और काम कर सकें। फाइनेंस कर्मचारी संघ जबलपुर से यहाँ पर 100-150 लोग आए हुए हैं। एक घटना अभी थाना संजीवनी नगर में घटी। राहुल पटेल नाम के व्यक्ति जो रिकवरी एजेंट था, उसका जब वो किस्त मांगने गया था तो कुछ लोगों ने उस पर लाठी और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कारित कर दी थी। और भी ऐसे कुछ घटना ये बता रहे हैं। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी इनको थाने स्तर पे पुलिस की आवश्यकता होती है या थाना पर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम हमारे स्तर पर आए वरिष्ठ अधिकारियों के पास इनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और हम इसीलिए देशभक्ति जनसेवा की भावना के लिए ही बैठे हुए हैं। हमने इनको आश्वस्त किया है कि जब भी ये सुरक्षा की मांग करेंगे पूरी सुरक्षा इनको दी जाएगी। ये ज्ञापन हमने इनका लिया है और सभी थाना प्रभारियों को इनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु हम एक पत्र भी लिखेंगे। श्री अग्रसेन समाज समिति भेल भोपाल द्वारा विशाल अग्रसेन महाराज की विशाल शोभा यात्रा दिनांक 2 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे कुबेर डेयरी सोनागिरी से प्रारंभ होकर अप्सरा कॉम्प्लेक्स एस सेक्टर इंद्रपुरी में समापन होगी। ये जानकारी समाज के अध्यक्ष आर.के. गुप्ता ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया अग्रसेन जयंती समारोह प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 तारीख को विशाल शोभा यात्रा के साथ में 3 तारीख को शाम 6:30 बजे सांस्कृतिक भवन भेल गोविंदपुरा भोपाल में अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस अवसर पर समाज के प्रवक्ता गुड्डू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहेंगे। मैं रामकिशन गुप्ता, अध्यक्ष भेल अग्रवाल समाज। अभी हमारे यहाँ अग्रसेन जयंती 3 अक्टूबर को होने वाली है, जिसका कार्यक्रम भेल सांस्कृतिक भवन में रखा गया है। उससे पूर्व 2 तारीख की संध्या को, उस पूर्व संध्या में हमने चल समारोह निकालना, श्री महाराजा अग्रसेन जी और हमारी जो कुल देवी हैं लक्ष्मी जी की, उसका चल समारोह निकाला जाएगा, जिसकी शुरुआत कुबेर डेयरी सोनागिरी से होगी और समापन इंद्रपुरी में किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 11 जगह हम जो चल समारोह होगा उसका सम्मान किया जाएगा।
ये 5148वीं जयंती है अग्रसेन जी महाराज की, जो कि हमारे पूर्वज हैं और ये हिसार से हमारे निकले हुए हम लोग सब हैं। हिसार हरियाणा में है, वहां से हम निकले हुए हैं। ये भव्य प्रोग्राम हम कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं हम, दूसरा साल है ये हमारा, और बहुत भव्य आयोजन। हमारे समाज के जो सभी कार्यकर्ता हैं, मैं कहता हूं सब पूरी टीम है, उसमें हमारे प्रवक्ता हैं, नवयुग मंडल काफी सहयोग कर रहा है, महिला मंडल है हमारा, और हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं बहुत सहयोग कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये सफल आयोजन होना है। कम से कम 500 आदमी हमारा चल समारोह में होगा, जो आखिरी पड़ाव तक साथ चलेगा, और 11 जगह नाश्ते वगैरह का अग्रवालों ने अपने हिसाब से, अपने स्वेच्छा से ये आयोजन दिया जाए।